आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिरोज गांधी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, फिरोज गांधी के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं। सर, क्या आज आपने इमरजेंसी पे लेक्चर लिया? फिरोज गांधी गांधी परिवार के पीछे पड़ गए? किताब पढ़ रहा हूँ दोस्तों मैं एक्चुअली। तो फिरोज गांधी के बारे में बहुत लोग जानते नहीं। इनफैक्ट अगर आप बहुत लोगों से पूछे कि इंदिरा गांधी के पति कौन है तो उनको पता ही नहीं है। फिरोज गांधी के बारे में पूछे कौन फिरोज गांधी, लेकिन आपको बता दो कि फिरोज गांधी ने पॉलिटिक्स को बदल दिया था। यस, ही एक्चुअली कंप्लीटली चेंज्ड द पॉलिटिक्स। फिरोज गांधी को अनऑफिशियल ऑपोजिशन लीडर बोला जाता था। फिरोज गांधी ने कांग्रेस में रह के ही कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई थी। जो भी पार्टी में करप्शन, ऐसे बहुत कम नेता होते हैं कि बड़े ईमानदार नेता जी पार्टी में रह के भी वो जो भी पार्टी में करप्शन चल रहा है उसको उजागर करें। ये फिरोज गांधी ने किया। फिरोज गांधी प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए। प्राइवेट मेंबर जो सरकारी नुमाइंदा, जो जिसकी सरकार है, जैसे बीजेपी के एक मिनिस्टर जो बिल लेके आए उसको पब्लिक मेंबर कहेंगे, और अगर कोई दूसरा लेके आए तो उसको प्राइवेट मेंबर कहेंगे। फिरोज प्राइवेट मेंबर पास नहीं होते, लेकिन फिरोज गांधी का बिल पास हुआ। इंदिरा गांधी के पति थे, लेकिन राजनीतिक मतभेद बहुत ज्यादा थे। ऐसा बोला जाता है कि फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के बच्चे राजीव गांधी, संजय गांधी, तो ऐसा बोला जाता है कि संजय गांधी और राजीव गांधी में साइंटिफिक टेम्परामेंट भी फिरोज गांधी ने जगाया। इनकी जो बायोग्राफी अगर आप उनको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है, मतलब उसमें थे कि फिरोज गांधी को खिलौने नहीं देते थे राजीव और संजय गांधी को। वो बेसिकली बताते थे, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की खिलौनों को खोल के देखो इसमें है क्या। तो हम फिरोज गांधी के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 48 साल के थे, 1960 में फिरोज गांधी का देहांत हो गया था। जब इंदिरा गांधी से पूछा था कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी वैसे अलग अलग रहने लगे थे, साल भर ही उनके मतभेद, साल भर के अंदर ही मतभेद हो गए थे। एक्चुअली केरल में जो सरकार गिराई थी, है ना, केरल में सरकार बर्खास्त की थी नंबूद्रीपाद की, तो वहां से फिरोज गांधी का गुस्सा बहुत ज्यादा था इंदिरा गांधी के ऊपर। तो इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू को ज्यादा फेवर करती थी, और जवाहरलाल नेहरू भी, क्योंकि भाई ये अपनी पार्टी में रह के ही कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे। जो भी करप्शन हो रहा था, जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो काफी मतभेद हो गए थे। वैसे भी दोनों अलग अलग रहते थे। फिरोज गांधी रहते थे दिल्ली में, इंदिरा गांधी रहती थी लखनऊ में। इंदिरा गांधी दिल्ली में, फिरोज गांधी लखनऊ में। काफी हैंडसम, लंबे चौड़े, काफी अफेयर्स भी रहे। वैसे फिरोज गांधी की जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की चर्चा बहुत ज्यादा रहती थी। एक बार तो जवाहरलाल नेहरू बहुत ज्यादा गुस्सा आ गए थे कि भाई ये सब क्या हो रहा है, बट वो खाली वैसे ही मनमौजी दिल फेंक किस्म के इंसान थे। लेकिन एक्चुअली में फिरोज गांधी वॉज हाईली इंटेलेक्चुअल। जब ये बोलते थे पार्लियामेंट में तो सब इनकी सुनते थे। तो सिर्फ 48 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था 8 सितंबर 1960। और इनका जो जन्म है वो 12 सितंबर 1912 में हुआ था, और आज 12 सितंबर है। इसीलिए मैं ये लेक्चर भी कर रहा हूं कि आज इनका जन्मदिन है। फिरोज गांधी गैंधी, लेकिन बाद में इन्होंने महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर गांधी नाम रख लिया। ऐसा था, मतलब सरनेम जो है वो चेंज कर दिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे ये 1952 से लेकर 1957 तक। रायबरेली से फिर, मतलब वैसे तो 1952 से 1960 तक, जब तक ये जिंदा रहे तब तक ये एमपी रहे। रायबरेली से भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा और वहां से भी जीत किया है। और जब अच्छा, मैं आपको वो कहानी बता रहा था। तो जब इंदिरा गांधी ने सुना तो बहुत दुखी हुई इंदिरा गांधी, भले ही बहुत कितना भी मतभेद हो। तो इंदिरा गांधी से वही पूछा गया कि मैं फिरोज गांधी को लाइक नहीं करती थी, मैं उनसे प्यार करती थी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा अगर किसी के जाने का दुख हुआ था इंदिरा गांधी को तो वो थे फिरोज गांधी। भाई हो गई। तो फिरोज गांधी इंदिरा गांधी के पति थे। राहुल और वरुण गांधी के दादाजी हैं, लेट दादाजी। तो ये चीज है। अभी सोनिया गांधी जहां से लड़ती हैं, रायबरेली से लड़ती है ना, और राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं। तो रायबरेली से फिरोज गांधी लड़ा करते थे। पर्सनल लाइफ की बात करें तो फिरोज जहांगीर गांधी इनका पूरा नाम था। 12 सितंबर 1912 में बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी थे जहांगीर फारुद्दीन गांधी, पारसी फैमिली से ये आते हैं। और पारसी फैमिली रतन टाटा हो गए, गोदरेज आदि गोदरेज हो गए, जहांगीर, मतलब जितने भी पारसियों ने कमाल का काम किया। पारसी वाले ही हमारे माइनॉरिटी में है, लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटी है ना दुनिया में जिनको आप कहीं भी छोड़ देंगे वो उस दुनिया को, उस जगह को स्वर्ग बना देंगे, वो ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ज्यूज, यहूदी उनमें से एक है ना, कुर्द उनमें से एक है, पारसीज उनमें से एक है। पर्शिया से ये माइग्रेट किए, इसीलिए पारसी बोला जाता है ना, फारस से माइग्रेट किए ये यहाँ पे। एथनिसिटी में जब आप जाएंगे तो ये ईरान से आते हैं। ईरान का पुराना नाम पर्शिया था ना, 1932 में ईरान बदला, पर्शिया का नाम जो है वो ईरान हुआ।
है कि नहीं, किंग जाहिर ने बदला। तो 5 बच्चे थे जो इनके पिताजी हैं, उनके 5 बच्चे थे और ये सबसे छोटे थे, ठीक है। इनके पिताजी जहांगीर एक इंजीनियर थे, निक्सॉन में, क्लिक निक्सॉन में काम करते थे, बाद में इनको वारंट इंजीनियर भी बना दिया गया था। तो जाहिर सी बात है उस समय इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा कमी थी। भारत जब आजाद हुआ तो इंजीनियर्स की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ी, तो वहां से इनका साइंटिफिक टेम्परामेंट आया है। तो ये चीज है। 2 बहनें थी और 3 भाई थे, टोटल 5 बच्चे। बाद में इनकी फैमिली जो थी वो बॉम्बे आ गई थी भरूच से, ये चीज है। अब उसके बाद जब 1920s में जब इनके पिताजी का देहांत हुआ, 8 साल के थे ये, 8 साल या 10 साल एक्चुअली ये क्लियर नहीं है, तो ये इलाहाबाद जो है वो माइग्रेट कर गए और वहां पे फिर ये रहने लगे। इन्होंने विद्या मंदिर हाई स्कूल अटेंड किया और उसके बाद ये एविंग क्रिश्चियन कॉलेज गए, जो कि इलाहाबाद में है ना, इलाहाबाद में ये बहुत बड़ा कॉलेज है, वहां से ये ग्रेजुएट हुए। फिर 1930 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, कांग्रेस फाइटर्स के साथ, ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके साथ जुड़े। उस समय वानर सेना भी बनाई गई थी। वहां पे ये कमला नेहरू से मिले। कमला नेहरू की बात करें तो कमला नेहरू से काफी ज्यादा प्रभावित थे। कमला नेहरू जवाहरलाल नेहरू की पत्नी है, तो वो भी आंदोलन में पार्ट ले रही थी, भाग ले रही थी। तो एक बार बोला जाता है कि ये इनको धरने पे बैठे हुए देख रहे थे और उसमें ये घायल हो गई है, भाई ब्रिटिशर ने अटैक किया, घायल हो गई। तो उनको हॉस्पिटल ले गए। तो जवाहरलाल नेहरू को लगा कि ऐसा तो नहीं कि कमला नेहरू के साथ ये रिलेशनशिप में है, तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में इंदिरा गांधी से इनकी मुलाकात हुई और यही चीज है। तो बाद में जब इंदिरा गांधी से इनकी मुलाकात हुई तो इंदिरा गांधी, अब भाई ये बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी थे फिरोज गांधी, तो इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी में रिलेशनशिप शुरू हुआ। 1930 में इनको जेल, ये जब, क्योंकि भाई आप ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ रहे हो तो डेफिनेटली यू विल बी जेल्ड, तो इनको जेल भी हुई और फैजाबाद जेल में बंद थे ये। 19 महीने तक ये जेल में रहे और उसके बाद फिर इन्होंने यूपी के लिए काम किया। अब इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी और ज्यादा क्लोज आए, काफी लंबा रिलेशनशिप चला। फाइनली 1942 में 1942 में इन्होंने शादी कर ली। जवाहरलाल नेहरू इस शादी के बहुत ज्यादा, मतलब इसको बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस शादी को, और इनफैक्ट फिरोज गांधी की मदर भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी। कहते हैं ना कभी कभी जो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं वो सही होता है। महात्मा गांधी, इनकी माताजी को लगता था कि यार क्या मेरा, जो फिरोज गांधी की मां थी वो लगता था उनको कि क्या मेरा बेटा क्या कर रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगी ये, मेरा बेटा। वो कई बार बोलती थी। एक बार महात्मा गांधी ने से अप्रोच किया, महात्मा गांधी को बोला कि आप फिरोज को समझाएं, वो अपना मन पढ़ाई में लगाए। तब महात्मा गांधी ने बोला कि अगर मेरे पास 12 फिरोज जैसे नौजवान लड़के हों तो मैं भारत को तुरंत स्वराज दिला दूं। ऐसा काफी यंग एंड डायनेमिक लीडर थे फिरोज गांधी। 1944 और 1946 में राजीव और संजय गांधी का जन्म हुआ। राजीव गांधी बड़े थे, संजय गांधी छोटे थे। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, भारत आजाद हुआ और उसके बाद फिरोज गांधी ने भी इलेक्शन लड़ा। फिरोज गांधी ने पहला जनरल इलेक्शन जीता रायबरेली से, कांग्रेस में ही थे ये। लेकिन फिर धीमे धीमे हम ये देखते हैं कि फिरोज गांधी सरकार के खिलाफ ही बोलने लगे। बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के क्लोज आ गए, विपक्ष के नेताओं के क्लोज आ गए, और जो भी करप्शन होता था अपनी पार्टी में उसके खिलाफ ये बोलते थे। अब फिरोज गांधी एक जर्नलिस्ट थे, बहुत लोगों को इन्होंने अपना करियर एज ए जर्नलिस्ट शुरू किया था। तो ये समझते थे कि भाई जो जर्नलिज्म है उसकी फ्रीडम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम जर्नलिस्ट को बांध के रख देंगे तो फायदा नहीं है। तो अब जब भारत आजाद हुआ तो जर्नलिस्ट वर नॉट अलाउड, जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती थी जर्नलिस्ट उसको दिखा नहीं सकते थे। तो फिरोज जैसे ही इलेक्शन जीते उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं चलेगा। बैक बेंचर थे, याद रखिएगा, हमेशा पीछे बैठते थे लोकसभा में, लेकिन जब ये बोलते थे ना हर कोई सुनता था। स्वीडिश जर्नलिस्ट है, बर्टिक फॉक की किताब है फॉरगॉटन गांधी, वही है ना कि फिरोज गांधी को हम याद नहीं रखते हैं। तो स्वीडिश जर्नलिस्ट इन्होंने, बर्टिल फॉक ने ये किताब, इनके ऊपर बहुत बहुत शानदार किताब है, वो लिखी। तो ये 1956 में इसी के लिए, इसी चीज के लिए ये प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए। अब प्राइवेट मेंबर आप समझते हैं ना, अलग से बिल, अलग बिल लेके आइए। अगर सरकार का मिनिस्टर कोई लेके आ रहा है तब तो वो पब्लिक होगा, लेकिन नहीं लेके आ रहा तो प्राइवेट होगा। प्राइवेट मेंबर बिल सरकार की तरफ का तो होता नहीं है वो, तो वो ऐसे ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन फिरोज गांधी बिल लेके आए, प्राइवेट मेंबर बिल, किसके लिए था? ताकि प्रेस फ्रीडम आ सके। आज जो आप लोकसभा का अलग चैनल है, राज्यसभा का अलग चैनल है, आज आप सब कुछ देख सकते हो,
ये फिरोज गांधी की बदौलत है, प्रोडक्शन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट 1956, और ये पास हुआ। अपनी स्पीच में जो पार्लियामेंट में इन्होंने दी थी, इन्होंने बोला था कि अपनी पार्लियामेंट के सक्सेस के लिए, अपनी डेमोक्रेसी के लिए लोगों की इच्छा ही आगे आनी चाहिए। लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि लोकसभा राज्यसभा में आखिर हो क्या रहा है। हम उनके भी आप पे बोलते हैं, और उन्हीं को अगर नहीं पता चलेगा तो काम कैसे चलेगा। तो पार्लियामेंट, ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है, ये पास हो गया। तो इसीलिए आज लोकसभा राज्यसभा के दोनों अलग अलग चैनल है, ये चीज है। उसके बाद दोस्तों ऑपोजिशन, अपनी वही कहते हैं अनऑफिशियल ऑपोजिशन लीडर फिरोज गांधी को बोला जाता था। भाई जैसे ही आजादी हमको मिली तो कांग्रेस डोमिनेंस एरा स्टार्ट हुआ। 1964 तक तो कांग्रेस को कोई हिला भी नहीं पाया, जवाहरलाल नेहरू जब तक थे। लेकिन फिरोज गांधी इस समय बहुत ज्यादा बोलते थे। वो डेमोक्रेसी को अलाइव रखना चाहते थे कि भाई देखो, ये इतना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन नहीं चलेगा। फिरोज गांधी ने भाई फाइनेंशियल स्कैम उठा के पूरा का पूरा डिस्क्लोज कर दिया कि भाई हमारी पार्टी में कुछ गलत हो रहा है और ये बहुत खतरनाक है। फिरोज गांधी ने, समझिए कि ये LIC स्कैम था, 1,25,00,000 का जो घोटाला हुआ, ये फिरोज गांधी ऑन द फ्लोर लेके आए। और उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर TT कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा था। यस। और उस समय जैसा कि मैंने बताया, जवाहरलाल नेहरू को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। लोकसभा की स्पीच में बोला था इन्होंने कि मिस्टर स्पीकर, अभी मेरे ऊपर काफी ज्यादा शार्प शूटिंग होने वाली है, आज मेरे ऊपर काफी चिल्लम चिल्ली होगी, लेकिन मैं जब हिट करता हूं, बहुत हार्ड हिट करता हूं, और मैं पूरी तरीके से अपने होशो आवास में हूं, और मेरे पास ज्यादा हथियार नहीं, लेकिन दूसरे साइड के पास काफी TNT है। कांग्रेस को बोल रहे थे ये भारत का पहला फाइनेंशियल स्कैम था LIC का जो हुआ था। सो यही बताते थे कि भाई देखो, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो LIC का पैसा है, वो हमारा है, और वो पब्लिक के लिए ही यूज होना चाहिए, ना कि किसी और के लिए। तो उसके बाद 1 मैन कमीशन बैठाई गई, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट MC चागला, और 2 महीने के अंदर अंदर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। TT कृष्णमाचारी को उस समय इस्तीफा देना पड़ा था 18 फरवरी 1958 को। यह चीज है। जब भारत आजाद हुआ था तो फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी इलाहाबाद में ही थे। उस समय फिरोज गांधी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर, वही एज अ जर्नलिस्ट काम कर रहे थे वो। ये चीज है। 1960, 8 सितंबर 1960 को इनकी मृत्यु हुई। लेकिन इंदिरा गांधी से इनके जो रिश्ते थे वो बहुत जल्द खराब हो गए। 1942 में शादी हुई थी, लेकिन 1 साल के भीतर ही काफी राजनीतिक मतभेद रहते थे, बहुत ज्यादा। फिरोज गांधी बाकी पॉलिटिशियंस की भी काफी ज्यादा मदद करते थे। एक बार एक पॉलिटिशियन थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी, उनके पास पैसे नहीं थे, तो फिरोज गांधी ने अपनी जेब से पैसे दिए ताकि उनको, मतलब जमानत जो है उनकी छुड़वाई जा सके। तो आज करके पॉलिटिशियंस को बहुत सीखना चाहिए फिरोज गांधी से कि भले ही आप अपनी पार्टी में हो, लेकिन अगर आपकी पार्टी में कुछ गलत हो रहा है तो कभी भी आप पीछे मत हटो, आओ और उसको बताओ। आप, ये ऐसा आरोप लगता है कि बहुत ही सलीके से फिरोज गांधी को इतिहास से मिटा दिया गया, लेकिन फिरोज गांधी ने जो किया वो आज एग्जाम्पल सेट करता है सबके लिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।